रूस की जो क्रांति है, रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति इसलिए क्योंकि रूस की क्रांति मुख्य रूप से बोल्शेविक दल की क्रांति थी। अब बोल्शेविक दल कौन था, उसके नेता कौन थे, क्रांति कैसे हुई, सबकी चर्चा इसमें मिलेगी। तो कोई भी क्रांति होती है तो क्रांति के पीछे कई कारण उत्तरदायी होते हैं। क्रांति की भूमिका पहले से बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि क्रांति अचानक हो जाएगी, क्रांति की पहले से भूमिका बनाई जाती है ना। तो रूसी क्रांति जो थी उसकी भी भूमिका बन चुकी थी और पहले तो इंतजार किया जाता है कि मामला सुधर जाए। झगड़ा करना कोई चाहते नहीं, क्रांति करना चाहते नहीं। क्रांति या युद्ध छोटा हो या बड़ा, युद्ध में हमेशा नुकसान होता है, लाभ कभी नहीं होता। इसलिए यह प्रयास करना चाहिए कि क्रांति या युद्ध हो ही नहीं। लेकिन जब अत्याचार बढ़ जाता है, किसी की तानाशाही बढ़ जाती है, जनता को परेशानियों का सामना निरंतर करना पड़ता है, तो उस स्थिति में जनता विवश होकर क्रांति का सहारा लेती है। रूस में भी यही स्थिति थी। सबसे पहला रूसी क्रांति का कारण था जार की निरंकुशता तथा अयोग्य शासन। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। क्या कहते थे? जार। रूस के सम्राट को जार कहते थे। और जिस समय रूसी क्रांति हुई रूस में, उस समय वहां का जो शासक था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। और वह जार निकोलस द्वितीय जो था काफी निरंकुश था, जनता पर अत्याचार करता था, राजा के दैवी सिद्धांतों में भरोसा करता था और ये मानकर चलता था कि हमको ईश्वर ने ही राजा बनाकर भेजा है, इसलिए हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो हम कभी गलती नहीं कर सकते। तो जो मन में आता था वही करता था। अब जार निरंकुश हो गया और निरंकुश होकर जनता पर शासन करने लगा। इसके चलते जनता असंतुष्ट हो गई, क्योंकि जनता को तो ऐसा शासक चाहिए जो जनता के हितों का ख्याल रखे, और जो राजा जनता के हितों को दमन कर देगा, उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसके विरोध में तो जनता खड़ी हो जाएगी। इसलिए जनता क्रांति करने को तैयार हो गई। एक चीज और इसमें जुड़ा है, जार की निरंकुशता तथा अयोग्य शासन। यानी जार की जो शासन व्यवस्था थी वो योग्य और कुशल नहीं थी, उसकी शासन व्यवस्था अयोग्य थी। और उसकी अयोग्यता के पीछे जार की पत्नी, जिसका नाम जरीना था, उसका भी हाथ था। यदि पति की कमाई पर पत्नी जरूरत से ज्यादा फुटानी करने लगे तो समझिए कि पति का सर्वनाश भविष्य में निश्चित है। राजा जार था, लेकिन जरीना जो थी उनकी अलग स्थिति थी। आगे आ जाएगा कैसी स्थिति थी और उन्होंने क्रांति में क्या भूमिका अदा की। तो कुल मिलाजुलाकर ये कहेंगे कि जार निरंकुश शासक था और उसकी शासन व्यवस्था अयोग्य थी। उसके शासन से जनता संतुष्ट नहीं थी, जिसके चलते जनता मन ही मन क्रांति करने को तैयार थी। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। यद्यपि आप देखेंगे कि 1861 ईस्वी में जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय महोदय थे, उन्होंने कृषि दासता की समाप्ति कर दी, कृषि दास प्रथा का अंत कर दिया। लेकिन किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, याद कर लें। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ और किसने किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कृषि दासता समाप्त हो गई, लेकिन किसानों की स्थिति अभी भी दयनीय इसलिए थी क्योंकि उनके पास जो खेत थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो छोटे टुकड़े में खेती करने में कठिनाई होती थी
और छोटे छोटे टुकड़े के जो खेत थे उस पर वो पुरानी ढंग से खेती करते थे। खेती का अत्याधुनिक तरीका भी उनके पास नहीं था। साथ ही मेहनत करके किसान जो खेती करते थे उसका कुछ हिस्सा जार निकोलस द्वितीय के द्वारा कर के रूप में वसूल लिया जाता था। तो मेहनत करते थे किसान, टैक्स लेता था जार, टैक्स लेकर के अय्याशी करता था, जनता के हितों का ख्याल नहीं रख पाता था पर्याप्त। इसलिए कृषक वर्ग के जो लोग थे वो भी जार की इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे और वो भी मन ही मन क्रांति के लिए तैयार थे। यानी इस बात के लिए मानसिकता पहले से बना लिए थे कि अगर क्रांति होती है तो हम क्रांतिकारियों का सपोर्ट करेंगे और राजा का विरोध करेंगे। तो क्रांति के लिए कृषक वर्ग भी तैयार था, जनता तो तैयार थी। तीसरा कारण क्या है? मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूसी क्रांति का तीसरा कारण मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूर जो रूस में थे उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि उस समय मजदूरों से काम ज्यादा कराए जाते थे और मजदूरी कम दी जाती थी। दूसरी समस्या ये थी कि किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल करने का भी अधिकार नहीं था। हड़ताल में भी नहीं जा सकते थे और कोई दूसरी मांग उनकी हो तब मजदूरों को जब हड़ताल का अधिकार रहता है तो हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। रूस में उस अधिकार को भी छीन लिया गया था, इसलिए जो मजदूर थे वो भी राजा से असंतुष्ट थे और मन ही मन क्रांति करने को तैयार थे। तो समझ लीजिए कि क्रांति की आग तो धीरे धीरे सुलग रही थी। अब जरूरत थी सिर्फ एक चिंगारी की जो उस सुलग रहे अग्नि को ज्वाला में परिणत कर दे, आग लग जाए, क्रांति हो जाए। सब लोग ये देख रहे थे कि आगे कौन आएगा। क्रांति चाहते सब लोग हैं, लेकिन अगुवाई सब लोग करना नहीं चाहते, है ना। राजा है तो डर तो रहेगा ही। अगला कारण क्या था? औद्योगिकरण की समस्या। देखिए, रूस में उस समय उद्योग धंधों की कमी थी और जो भी उद्योग रूस में थे वो कुछ निश्चित स्थानों पर ही संकेंद्रित थे। यानी पूरे रूस में उद्योग धंधे नहीं थे, कुछ निश्चित स्थानों पर उद्योग धंधे थे। तो वहां की जनता तो लाभान्वित हो जाती थी, लेकिन बाकी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए जिस क्षेत्र में उद्योग नहीं थे वहां के लोग जार की इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे। दूसरी बात यह थी कि उद्योगों को चलाने के लिए रूस जो था विदेशी पूंजी पर निर्भर था, अपने देश की पूंजी उसके पास उतनी नहीं थी। अब विदेशी पूंजीपति जो थे वो रूस में पूंजी तो लगाते थे लेकिन जनता का खूब आर्थिक शोषण करते थे। आर्थिक शोषण करते थे तो जनता इससे भी परेशान थी कि हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है। तो उद्योग धंधों की कमी के कारण, औद्योगिकरण की समस्या के चलते रूस की जनता जार से असंतुष्ट थी और मन ही मन क्रांति करने को तैयार थी। अगला कारण क्या है? रूसीकरण की नीति। देखिए, रूस में जार ने एक नीति लागू की जिसका नाम था रूसीकरण की नीति। रूस में कई जाति के लोग रहते थे, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, ये अलग अलग जातियां थी। जो रूस में थोड़े थोड़े लोग थे हर जाति के, और अपने अपने रस्म रिवाज, अपनी अपनी रीति रिवाज से वो लोग रहते थे। अपने अपने रस्म और रीति रिवाज के अनुसार रहते थे और काम करते थे, व्यवहार करते थे। रूसीकरण की नीति जब लागू हुई तो रूस के जार ने क्या कहा कि ये जितनी अलग अलग प्रकार की जातियां हैं अपने अपने रस्म रिवाज, रीति रिवाज के अनुसार रहती हैं, इन सब पर जबरन रूसी भाषा, रूसी संस्कृति थोप दिया, रूसी रस्म रिवाज।
अब ये जो छोटी छोटी जातियां थी अपने अपने रीति रिवाज से रहती थीं, उन्हें ये लगता था कि हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप करने लगा ये राजा तो ठीक नहीं है, हमें कैसे जीवन यापन करना है वो निर्देशित कर रहा है, निर्धारित कर रहा है। तो ये जितनी छोटी छोटी जातियां थी रूसीकरण की नीति से सब परेशान थी, असंतुष्ट थी। मान लीजिए उनकी जो अपनी भाषा अपनी संस्कृति है उसमें जीवन जीने में उन्हें सहूलियत होगी। अब वो जबरदस्ती कहे कि रूसी भाषा सब पर लागू हो जाएगा, जो रूसी भाषा ना बोले रूस से निकल जाए, तो वो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे ना। तो जितनी छोटी छोटी जातियां थी सब असंतुष्ट थी। और 1863 ईस्वी में पोल जाति के लोगों ने विद्रोह भी किया था। पोल जाति के लोगों ने 1863 में विद्रोह किया था इस मामले को लेकर, रूसीकरण की नीति के खिलाफ, है ना। तो रूसीकरण की नीति भी एक कारण था जिसके चलते रूस की जनता क्रांति करने को उतारू थी। अगला कारण क्या है? रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ। जापान जो है एक छोटा सा देश है, रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो जापान जैसे छोटे से देश ने रूस जैसे विशालकाय देश को 1905 ईस्वी में बुरी तरह पराजित कर दिया। जनता ने देखा कि यहाँ तो चींटी हाथी को पराजित कर दी। जापान रूस के आगे चींटी के समान है, रूस हाथी के समान विशाल है। और रूस हार गया, जापान जीत गया। जनता ने देखा, जनता को ऐसा लगा कि ये रूस तो भीतर से खोखला हो गया है, कुछ है नहीं इसके पास, सब जार घोटाला करता जा रहा है, छोटा सा देश हमें हरा दिया। तो जार की और आंतरिक व्यवस्था की जांच पड़ताल करने के लिए रूस की जनता उस समय एक छोटी सी क्रांति की। क्रांति में क्या हुआ कि रूस की कुछ जनता इकट्ठा होकर, जिसमें बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब शामिल थे, वो लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए और जार के राजमहल की ओर बढ़ने लगे। नारा क्या लगा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग में जार का राजमहल स्थित था, सेंट पीटर्सबर्ग, है ना। इसी राजमहल की ओर रोटी दो का नारा लगाते हुए जनता बढ़ने लगी। समय था 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के राजमहल की ओर बढ़ी। जार ने देखा कि बड़ी भीड़ हमारी ओर आ रही है, तो अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि ये सामने से आ रही भीड़ पर गोलियां चला दो। रूस के जो सैनिक थे, जार खिला पिला के जिन्हें तैयार किया था, उन्होंने उस सामने से आ रही भीड़ पर गोली चला दी। बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े उस जुलूस में सम्मिलित थे, मारे गए। काफी खून बहा उस दिन। और ये 9 जनवरी 1905 ईस्वी का दिन रविवार का दिन था, इसलिए रूसी इतिहास में इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है ना। 9 जनवरी 1905 ईस्वी की यह घटना रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। और इस घटना के बारे में 2 अंक का प्रश्न पूछता है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? 9 जनवरी 1905। और रूस जापान युद्ध कब हुआ था जिसमें रूस हार गया? इसको 1904-05 कहिए, है ना। 1904-05 रूस जापान युद्ध हुआ जिसमें रूस पराजित हुआ, जापान जीता। और उसी युद्ध के बाद खूनी रविवार की घटना रूस में घटित हुई। यद्यपि यह खूनी रविवार की जो क्रांति थी सफल नहीं हुई, लेकिन
प्रभाव तो बहुत डाली और इसी के प्रभाव के फलस्वरूप अंत में सरकार को झुकना पड़ा। और ये समझ लीजिए कि एक सरकार ने जनता से मिलकर एक प्रतिनिधियात्मक संगठन बनाया जिसका नाम था ड्यूमा। 1905 ईस्वी की क्रांति में जनता के क्रांति से प्रभावित होकर सरकार झुक गई और जनता से मिलकर एक संगठन बनाया, प्रतिनिधियात्मक संगठन बनाया जिसका नाम था ड्यूमा। ड्यूमा बना करके जनता को कुछ अधिकार दिए गए, ठीक है। लेकिन अब क्रांति 1905 में हुई थी और 1906 में धीरे धीरे जैसे ही क्रांति कमजोर होती गई, जार हावी होता गया। और 1906 में क्या किया कि ड्यूमा में जनता को जो अधिकार दिया था ना, उसे छीन लिया। 5 में क्रांति मजबूत थी तो अधिकार दे दिया, और 6 में क्रांति कमजोर हुई, अधिकार छीन लिया। निरंकुश तो था ही, शासक बढ़िया तो था नहीं, तो जनता फिर परेशान हो गई, मन ही मन क्रांति को तैयार हो गई। और कौन सा कारण है? रूस में मार्क्सवाद तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। देखिए, क्रांति के समय तक रूस में मार्क्सवाद का उदय हो चुका था। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आ गए थे जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखकर जनता को यह समझा दिया, बता दिया कि राजा किसी ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं होता है, राजा को भगवान बनाकर नहीं भेजते, इसी धरती पर जो तुमसे बुद्धिमान है वो तुम्हारा राजा बन के बैठा है। ये जो जार कहता है कि हम ईश्वर द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि हैं, गलत कह रहा है। जनता को भी भरोसा हो गया कि भगवान एक आदमी को राजा बना के क्यों भेजेगा, एक आदमी वो जार को राजा बना के क्यों भेजेंगे। तो जो बुद्धिजीवियों का प्रभाव था वो रूस में जनता को जागरूक करने का काम किया और रूस की जनता जार के निरंकुशता के प्रति जागरूक हो गई। उस समय एक बुद्धिजीवी महोदय थे लियो टॉल्स्टॉय जिनका नाम था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वार एंड पीस। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कृषक और मजदूर जो थे वो क्रांति के लिए तैयार हो गए, क्रांतिकारी बातें थी। उसके बाद रूस के प्रथम साम्यवादी थे जिनका नाम था प्लेखानोव। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है रूस के प्रथम साम्यवादी कौन थे? प्लेखानोव। इस प्लेखानोव महोदय ने 1898 ईस्वी में एक पार्टी बनाया जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1898 में एक पार्टी बनाई प्लेखानोव ने जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इस पार्टी का उद्देश्य था रूस में निरंकुश जारशाही का अंत करना। मतलब समझ लीजिए कि पार्टी बनाकर जार के खिलाफ क्रांति करने की तैयारी 1898 से शुरू हो गई। लेकिन इस पार्टी में जितने लोग थे, आगे चलकर इन लोगों के आपसी विचार और अनुशासन में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद 1903 ईस्वी में पार्टी 2 खेमों में बट गई। 2 खेमों में बट गई तो एगो बहुसंख्यक समूह था और एक अल्पसंख्यक समूह था। तो जो बहुसंख्यक था वो बोल्शेविक कहलाया और जो अल्पसंख्यक था वो मेंशेविक कहलाया, ठीक है ना। तो बोल्शेविक, बहुसंख्यक, याद कर लो, ब से बहुसंख्यक, ब से बोल्शेविक। तो बोल्शेविक जो था बहुसंख्यकों का समूह था और मेंशेविक जो था वो अल्पसंख्यकों का समूह था। लेकिन इन दोनों का एक ही उद्देश्य था, रूस में निरंकुश जारशाही का अंत करना, ठीक है। तो ये लोग तैयार थे। इसके अलावा 1901 ईस्वी में भी किसानों की मांगों के लिए एक पार्टी बनी थी जो किसान की मांगों को सरकार के सामने रख के मनवा सके। उसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, तो किसानों की ओर से लड़ाई लड़ी। इस तरह से सब लोग तैयार थे क्रांति करने के लिए। और कौन सा कारण था?
तात्कालिक कारण देखिए, ये सब कारण थे जो क्रांति की भूमिका बनाए अब तक। ये जो अंतिम कारण था ये तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तात्कालिक कारण मतलब सुलगती हुई आग में चिंगारी जो होता है वही तात्कालिक कारण होता है। तो इसके पहले के जो 7 कारण थे ना, ये सब आग को सुलगाए। 8वां कारण जो था वो चिंगारी बन के आया, माचिस का तीली जला के उसमें डाल दिया, आग लग गई। शुरुआत वहीं से हो जाती है। तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। मैं आपको बता दूं, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी है, विश्व के रंगमंच पर एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में। जो युद्ध 1918 ईस्वी तक चला था उसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला है। और रूस यद्यपि कमजोर था फिर भी प्रथम विश्व युद्ध में रूस को झोंक दिया था, इसलिए ताकि जनता का ध्यान देश की आंतरिक व्यवस्था से टूटकर बाहरी व्यवस्था में उलझ जाए। माने जब क्रांति होगी, युद्ध होगा दूसरे देश से, तो रूस की जनता की चिंता ये रहेगी कि हम दूसरे देश से कैसे जीतें, अपने देश में क्या हो रहा है इसकी चिंता जनता भूल जाएगी। इसी उद्देश्य से वो शामिल किया युद्ध में। लेकिन रूस भीतर से तो खोखला हो गया था। रूस के सैनिक जो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, उन सैनिकों को जार जो था भरपेट भोजन नहीं दे पा रहा था, अच्छे हथियार नहीं दे पा रहा था। नतीजा ये हो रहा था कि सैनिक रूस के जो थे वो युद्ध में मारे जा रहे थे। और वो सैनिक रूस की जनता के ही किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी का पति था, युद्ध भूमि में मारा जा रहा था। उसके परिवार की चिंता न जार को थी न मारने वाले को। तो रूस की जनता जो थी वही उसका विरोध कर सकती थी, क्योंकि जिसके परिवार से सैनिक है और युद्ध में मारा जा रहा है, वो भी मारे जाने का कारण क्या है कि हथियार बढ़िया नहीं मिल रहा है, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। तो सैनिक जो युद्ध में जाएगा भूखे पेट लड़ाई तो करेगा नहीं, हथियार बढ़िया दोगे नहीं तो लड़ाई कैसे करेगा, स्वतः मारा जा रहा था। अब रूस के सैनिकों ने, रूस का जो कमांडर था सैनिकों का, वो हथियार डाल दिया, समर्पण कर दिया राजा के सामने कि भाई आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या सेना का कमांड हमारे हाथों में दिया, हथियार दिया नहीं, खाना दे नहीं रहे, मैं कमांड करूंगा तो सेना मानेगी मेरी बात। जब कमांडर के पास सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी तो सेना को कमांड कैसे करेगा। छोड़ दिया। तो जार सोचा कि एक बार हम ही ट्राई कर लेते हैं। जब कोई कमांड करने को तैयार नहीं हुआ ना, तो सेना का कमांड अपनी हाथों में लेकर राजमहल छोड़ के जार निकोलस द्वितीय निकल गए युद्ध करने। अब राजा जा रहा है युद्ध करने, राजमहल खाली। राजा गया तो राजमहल खाली हो गया ना। सैनिक तो जैसे थे वैसे थे ही। जब राजमहल खाली हुआ तो उसमें 2 लोग मौजूद थे। एक था रासपुटीन, जो जार निकोलस द्वितीय का तथाकथित गुरु था, एक उनकी पत्नी थी जरीना। तो जब जार गया लड़ाई करने ना, तो जरीना ने रासपुटीन के साथ कुछ षड्यंत्र कर दिया। बाकी आप लोग काफी समझदार हैं। तो कुछ षड्यंत्र किया जिससे राजमहल की प्रतिष्ठा गिर गई। राजमहल की प्रतिष्ठा गिर गई। ये सब बातें छिपती थोड़े हैं। राजमहल के प्रतिष्ठा की बात थी। बात धीरे से राजा के भी कान में पड़ गई। अब राजा चिंतित था, युद्ध भूमि में परेशान। कहा कि अब तो पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, राजमहल की प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया। अब मैं राजा बन के कैसे रहूंगा। तो नैतिकता तो उसके नैतिकता की हत्या उसी समय हो गई। एक तरह से राजा कमजोर हो गया मानसिक और नैतिक रूप से।
आज सैनिक दृष्टिकोण से तो कमजोर पहले ही हो चुका था, क्योंकि सेनाएं मन ही मन राजा के विरोध में थी, इसलिए क्योंकि राजा उन्हें न तो हथियार उपलब्ध करा रहा था, न भोजन उपलब्ध करा रहा था, और युद्ध भूमि में भेज दिया था। तो सैनिक पहले से ही विरोध में थे। जनता विभिन्न कारणों से पहले से ही विरोध में थी। अरे किसान विरोधे में था, मजदूर विरोधे में था, और जिसका लड़का, जिसका पति, जिसका भाई युद्ध भूमि में सैनिक के रूप में मारा जा रहा था, उसके परिवार वाले विरोधे में थे। आई जो छोटी छोटी जातियां थी जिनका संस्कृति रूस छीन लिया था जार, ये सब लोग विरोधे में थे। एगो राजा की पत्नी जरीना थी, वो भी राजमहल की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दी। तो अब अकेले बच गया जार। ये अकेला आदमी क्या करेगा? अब सोचेगा कि कहाँ जाए, युद्ध भूमि से राजमहल में जाए, आखिर कहीं दूसरे जगह भाग जाए, दोनों जगह खतरा है। अच्छा, मान लो कि शुरू से अब तक जार ने जितना काम किया होगा, जनता तो सबको याद रखी होगी। कभी कभी जनता अच्छे कार्यों को भी याद रखती है, और बुरे कार्यों को तो निश्चित रूप से याद रखती है, उसको तो कभी नहीं भूलती। अब बदला तो खोज खोज के लेती है। तो जब तक शक्ति है, पावर है, तब तक तो सर झुकाते रहेगी, लेकिन मौका मिलने पर छोड़ेगी नहीं। और भी वैसे जार को कौन छोड़ सकता जिससे रूस के सभी वर्ग के लोग परेशान थे, सभी वर्ग के लोग परेशान थे। तो ये समझ लीजिए कि अब यही रूस जापान युद्ध में, रूस जापान युद्ध नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय होने लगी, रूस हारने लगा। और यही वह कारण था जिस समय पूरी जनता एक होकर और क्रांति का बिगुल फूंकी, और रूस में क्रांति शुरू हो गई। अब क्रांति का स्वरूप कैसा था, क्रांति किस प्रकार हुई, कौन हारा कौन जीता, राजा हारा कि जनता हारी, उसके बाद शासन किसका हुआ, आगे रूस की व्यवस्थाएं कैसे चली, इनकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है।